जिंदगी की ना टूटे लड़ी। एक महान पिता का इकलौता और लाडला बेटा जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि सुरों के बादशाह मुकेश का संगीत दौड़ता था। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चल। वो आवाज जिसने जिंदगी की न टूटे लड़ी गाकर हर भारतीय के दिल को छू लिया। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों। वो सिंगर जिसने अपनी सादगी और सौम्यता से 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जो पाएगा वही पाएगा, तेरा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई छोड़कर संगीत की दुनिया में कदम रखने वाले इस होनहार बेटे का करियर अर्श से फर्श पर क्यों आ गया? जीने की तमन्ना हो, तुम मेरी जरूरत हो। क्या आप यकीन करेंगे कि इस बेटे ने अपनी आंखों के सामने अपने महान सिंगर पिता को तड़प तड़प कर मरते देखा था, और वो भी हजारों मील दूर प्रदेश के एक ऐसे होटल के कमरे में जहां ये चीखना तो चाहता था लेकिन इनकी आवाज घुट कर रह गई। तुझे भूलना तो चाह, लेकिन भुलाना। और क्या आपको पता है कि लता मंगेशकर और राज कपूर जैसे गॉड फादर्स का हाथ सर पर होने के बावजूद क्यों ये सिंगर गुमनामी के अंधेरे में खो गए? लग जा गले से ऐ तन्हाई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नितिन मुकेश की, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके करियर के सबसे बड़ी दुश्मन इनके पिता की परछाई ही बन गई। देखो तुम भी खत मेरा आते ही। कहानी की शुरुआत होती है 27 जून 1950 को माया नगरी मुंबई से। हिंदी सिनेमा के दर्द भरे नगमों के बादशाह मुकेश चंद माथुर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नितिन मुकेश। पिता मुकेश दिल्ली के माथुर कायस्थ परिवार से थे और मां सरला त्रिवेदी एक गुजराती ब्राह्मण थी। नितिन 3 बहनों के इकलौते भाई थे। घर में संगीत का माहौल तो जैसे सांसों में बसा था। सुबह से शाम तक रियाज, हारमोनियम की धुनें और मुकेश की रूहानी आवाज, यही नितिन का बचपन था। जाहिर है बेटे के मन में यही सपना पलने लगा कि मुझे भी पापा जैसा बनना है। अरे कहता हूँ मैं जो वो तुम सुनो जी, मैंने सुना नहीं फिर से। महज 9 साल की उम्र में नन्हे नितिन ने पहली बार लोगों के सामने गाना गाया। गाना था इनके पिता मुकेश और लता जी का गाया हुआ एक रात में 2-2 चांद खिले। एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट। जब नितिन ने अपनी तोतली और मासूम आवाज में ये गाना गाया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आई। पिता मुकेश तो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसी पल उन्होंने ठान लिया था कि वो नितिन को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुकेश सिर्फ एक महान गायक ही नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी थे। वो अपने परिवार के हालातों के चलते ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके थे। शायद इसीलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा वो सब हासिल करे जो वो नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने नितिन को उच्च शिक्षा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेज दिया। लेकिन जिसे सुरों की लत लग चुकी हो उसका मन अर्थशास्त्र के आंकड़ों में कैसे लगता? नितिन का मन वहां नहीं लगा। कुछ ही महीनों बाद इन्होंने अपने माता पिता को खत लिखा और गुजारिश की कि मुझे वापस बुला लीजिए, मेरा दिल पढ़ाई में लगता ही नहीं, संगीत में है। मुकेश जी ने एक समझदार पिता की तरह बेटे की मर्जी का सम्मान किया और उन्हें वापस बुला लिया। उन्होंने नितिन को छूट दे दी कि वो अपनी मर्जी से अपना करियर चुन ले। भारत लौटकर नितिन ने शुरुआत की ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक फिल्म नमक हराम से, लेकिन एक गायक के तौर पर नहीं बल्कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। इन्होंने फिल्म मेकिंग की बारीकियों को समझा, लेकिन दिल अभी भी माई के पीछे खड़े होने के लिए मचल रहा था। दोस्तों, इस दौर में मुकेश और राज कपूर की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। राज कपूर मुकेश को अपनी आत्मा कहते थे। जब राज कपूर को पता चला कि मुकेश का बेटा वापस आ गया और सिंगर बनना चाहता है तो उन्होंने मुकेश से वादा किया और कहा कि मुकेश, जैसे तुम मेरी आवाज हो वैसे ही नितिन मेरे बेटे चिंटू यानी ऋषि कपूर की आवाज बनेगा। और ये वादा उन्होंने निभाया भी। नितिन को उनके करियर का पहला मौका मिला साल 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर में। हालांकि इसमें उन्होंने ऋषि कपूर के लिए सिर्फ चंद लाइनें ही गाई थी, लेकिन ये एक आगाज था। इन्हें असली मौका साल 1970 में ही आई फिल्म घर घर की कहानी में मिला। ये नितिन के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि इसमें इन्हें अपने पिता मुकेश और आशा भोसले के साथ गाना गाने का मौका मिला। नितिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रिकॉर्डिंग करते वक्त ये बहुत नर्वस थे, लेकिन आशा जी और पिताजी ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया। स्टूडियो में शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र भी मौजूद थे। मुकेश जी की आंखों में एक चमक थी, जैसे उनका कोई अधूरा सपना पूरा हो रहा था। वो बेटे के लिए खुद से ज्यादा नर्वस थे। शायद हर पिता का दिल ऐसा ही होता है। इसके बाद नितिन ने फिल्म खोज और चांदनी जैसी फिल्मों में ऋषि कपूर के लिए प्लेबैक किया और धीरे धीरे इनका करियर रफ्तार पकड़ने लगा। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुना अपनी प्रेम कहानी। नितिन मुकेश के करियर की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो साबित करता है कि मुकेश जी कितने महान पिता थे। जवानी के दिनों में नितिन को सिगरेट पीने की लत लग गई। ये पिता से छुपकर सिगरेट पिया करते थे, लेकिन एक दिन इनके पिता मुकेश ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन मुकेश जी बाजार से सिगरेट के कई पैकेट खरीद कर लाए और नितिन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे पता है तुम सिगरेट पीते हो, अब तुम्हें छुप कर पीने की जरूरत नहीं है, जितना पीना है मेरे सामने पियो, लेकिन एक बात याद रखना, ये जहरीला धुआं पीकर तुम कभी एक अच्छे गायक नहीं बन पाओगे, अब फैसला तुम्हारा है। नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्हें इतनी शर्मिंदगी
महसूस हुई कि इन्होंने उसी वक्त कसम खाई कि ये जिंदगी में कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, और ये कसम इन्होंने ताउम्र निभाई। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ। अब आते हैं उस तारीख पर जिसने नितिन मुकेश की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अगस्त 1976 में नितिन अपने पिता मुकेश और लता मंगेशकर के साथ अमेरिका और कनाडा के वर्ल्ड टूर पर थे। 24 और 25 अगस्त को कनाडा के मॉन्ट्रियल में शो भी था। वहां मुकेश जी को ठंड लग गई और तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, तो उन्होंने लता जी से कहा कि दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप नितिन के साथ मेरे हिस्से के 2-3 गाने गा लेंगी। लता जी ने खुशी खुशी हामी भर दी। स्टेज पर जब नितिन ने लता जी के साथ कभी कभी मेरे दिल में और सावन का महीना गाया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। मुकेश जी विंग्स में खड़े होकर देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हारमोनियम वाले से हारमोनियम खुद ही ले लिया, बेटे के लिए उसे बजाने लगे। शो के बाद मुकेश जी ने लता से कहा कि लता आज मुझे मेरे बुढ़ापे की पेंशन मिल गई, मुझे भरोसा हो गया है कि नितिन मेरा नाम रोशन करेगा। उन्होंने होटल पहुंचकर अपनी पत्नी सरल बेन को फोन किया और कहा कि सरल आज तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। हालांकि तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मुकेश जी की आखिरी खुशी साबित होने वाली थी। 27 अगस्त को पूरा ग्रुप डेट्रॉइट अमेरिका पहुंचा। शाम का शो था। नितिन ने बताया कि जब वो लंच करके लौटे तो उनके पिता सो रहे थे। शाम को 5 बजे मुकेश जी ने नितिन को प्यार से जगाया और कहा कि बेटा उठो, शो के लिए चलना है। आज मेरा गला बिल्कुल ठीक है, आज सिर्फ मैं गाऊंगा, तुम्हें गाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नितिन की जिद पर उन्होंने कहा कि ठीक है, 1-2 गाने तुम भी गा लेना। ये कहकर वो बाथरूम में चले गए। काफी देर हो गई, मुकेश जी बाहर नहीं आए तो नितिन को चिंता हुई। इन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब दरवाजा खोला तो मंजर खौफनाक था। मुकेश जी पसीने से लथपथ थे, उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ थी और उन्होंने नितिन से कहा कि जल्दी से एसी चला दो। लता जी और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुकेश जी बेहोश हो चुके थे। एम्बुलेंस बुलाई गई, इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। नितिन के सामने ही इनके पिता, इनके गुरु, इनकी दुनिया सब उजड़ चुकी थी। तेरे बिना दिल मेरा एक पल भी नहीं लगता। मुकेश जी के निधन के ठीक 2 महीने बाद लता जी और इनका एक साथ इंटरनेशनल शो पहले से तय था। तो लता जी ने पहले सोचा कि शो को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मुकेश जी तो अब रहे नहीं, लेकिन फिर उन्हें राज कपूर का फलसफा याद आया कि द शो मस्ट गो ऑन। लता ने नितिन को अपने साथ चलने के लिए कहा। स्टेज पर खड़े होकर के उन्होंने रुदले गहले से कहा कि इस कॉन्सर्ट को करने के लिए मुकेश भैया अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनके बेटे नितिन मुकेश को लेकर आई हूँ। जब नितिन स्टेज पर आए तो दर्शकों ने आंसू भरी आंखों से इनका स्वागत किया। उस दिन नितिन ने सिर्फ गाया नहीं बल्कि अपने पिता की विरासत को अपने कंधों पर उठाया। मुकेश जी के जाने के बाद इंडस्ट्री ने नितिन को गले लगा लिया। राज कपूर ने भी नितिन का हाथ थाम लिया। साल 1978 में अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर ने नितिन से वो गाना गवाया जो असल में मुकेश जी गाने वाले थे, वो औरों की हंसते हंसते। इंडस्ट्री के कई लोगों ने राज कपूर को मना किया था कि ये गाना नितिन से मत गवाओ, वो मुकेश जी जैसी गहराई नहीं ला पाएंगे। हालांकि नितिन ने राज कपूर के सब भरोसे को तोड़ा नहीं। मेरे लिए जो प्यार मोहब्बत उसके लिए। इसके बाद साल 1979 में आई फिल्म नूरी। खयाम साहब का संगीत और गाना आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा। इस गाने में नितिन ने लता जी के साथ ऐसी जुगलबंदी की कि यह गाना अमर हो गया। नितिन की आवाज में वो दर्द, वो कशिश थी जो लोगों को मुकेश की याद दिलाती थी। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा। फिर साल 1981 में इन्हें फिल्म क्रांति में गाने का मौका मिला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने नितिन को एक बड़ा मौका दिया। फिल्म के टाइटल सॉन्ग के साथ साथ चना जोर गरम और जिंदगी की न टूटे लड़ी जैसे गानों ने नितिन मुकेश को घर घर में पहचान दिला दी। जिंदगी की न टूटे लड़ी गाना नितिन के करियर का सबसे बड़ा हिट ट्रैक साबित हुआ। जिंदगी की न टूटे लड़ी। इसके बाद नितिन का करियर चल पड़ा। साल 1986 में फिल्म खुदगर्ज का गाना जिंदगी का नाम दोस्ती सुपरहिट रहा। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम। राजेश रोशन ने भी इन्हें अपनी कई फिल्मों में मौके दिए। 1988 में तेजाब, 1989 में राम लखन और चांदनी। नितिन अब हर बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन चुके थे। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। 90 के दशक में भी इन्होंने आईना, किंग अंकल, बलमा और बेवफा सनम जैसी अच्छी फिल्मों में अपनी आवाज दी। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से दिल से क्या कहा, सुंदरा सुंदरा दे रहा है क्या सदा। नितिन मुकेश की सफलता में लता मंगेशकर का योगदान अनमोल रहा। कहा जाता है कि वो नितिन को अपने बेटे की तरह मानती थी। नितिन ने खुद कई बार कहा कि अगर लता दीदी का हाथ मेरे सर पर नहीं होता तो शायद मैं कभी इतना बड़ा सिंगर ही नहीं बन पाता। इन्होंने लता मंगेशकर के साथ दुनिया भर में अनगिनत शोज किए। मुकेश के जाने के बाद लता ने ही नितिन को मंच दिया जहां से अपनी पहचान बना सके। प्यार छुपा है हद में इतना जितने। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना टैलेंट, इतनी अच्छी आवाज और इतने बड़े दिग्गजों का साथ होने के बावजूद नितिन मुकेश को वो कामयाबी क्यों नहीं मिल सकी जो कुमार सानू
या उदित नारायण को मिली, यानी ये 80 और 90 के दशक के टॉप सिंगर्स की लिस्ट में क्यों नहीं आ सके? दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं। 80 का दशक वो दौर था जब किशोर कुमार का जादू तो था ही, लेकिन साथ ही सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज और शब्बीर कुमार जैसे गायकों की भारी डिमांड थी, यानी कंपटीशन बहुत तगड़ा था। इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर्स नितिन से हमेशा मुकेश जी जैसी आवाज चाहते थे, वो इनमें नितिन को नहीं बल्कि मुकेश को तलाशते थे। ये तुलना नितिन के लिए बेमानी थी। मुकेश एक लेजेंड थे और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता था। इस दबाव ने नितिन को अपनी ओरिजिनलिटी को कहीं न कहीं दबाने पर मजबूर कर दिया। और तीसरी वजह थी नितिन का खुद का स्वभाव। अपने पिता की तरह नितिन भी बेहद स्वाभिमानी और शर्मीले थे। इन्होंने कभी भी काम मांगने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के चक्कर नहीं काटे, ना ही चापलूसी की। जो काम इनके पास आया उसे शिद्दत से किया, लेकिन कभी काम के पीछे नहीं भागे। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में नितिन ने कहा था कि राज कपूर साहब मेरे लिए भगवान थे। उन्होंने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया, मुझे जितना मिला मैं उससे संतुष्ट हूँ, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत। नितिन मुकेश अब एक प्रोड्यूसर के तौर पर बॉलीवुड में एक्टिव है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्होंने अपने पिता के नाम और काम को कभी मिटने नहीं दिया। लोग कहते हैं कि नितिन ने अपने पिता मुकेश की यादों को जिंदा रखा, लेकिन नितिन कहते हैं कि मैंने पापा को जिंदा नहीं रखा, बल्कि पापा की आवाज ने मुझे जिंदा रखा। इनका बेटा नील नितिन मुकेश आज बॉलीवुड में एक जाना माना चेहरा है। नील ने अपने नाम में पिता और दादा दोनों का नाम जोड़कर इस विरासत को और आगे बढ़ाया। नितिन अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, जो बताती है कि इनके दिल में आज भी अपने पिता के लिए कितना प्यार और सम्मान है। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं। नितिन मुकेश की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ नंबर 1 होने में नहीं, बल्कि अपने शर्तों पर जीने और अपनी विरासत का सम्मान करने में भी है। भले ही इन्हें कम मौके मिले हों, लेकिन इनके गाए गाने जैसे सो गया ये जहां, माय नेम इज लखन, जिंदगी की न टूटे लड़ी आज भी अमर है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड ने इस टैलेंटेड सिंगर का सही इस्तेमाल नहीं किया? और नितिन मुकेश का कौन सा गाना आपके दिल के करीब है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।